अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक बार मुआज बशीर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल जो करंट इश्यूज होते हैं पॉलिटिक्स के, उस पे हम बात करते हैं। तो इस बार हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है एफएटीएफ, जो कि बहुत ही करंट है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के लिहाज से। तो एफएटीएफ पे मेरे साथ बात करने के लिए एक बार फिर हाजिर हैं, मौजूद हैं अब्दुल वासी भाई, जिनका के ताल्लुक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से है और बहुत ही इंटेलिजेंट हैं माशाल्लाह। कई रिसर्च जो आर्टिकल्स वगैरह भी उनके पब्लिश होते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल वासी भाई, वालेकुम अस्सलाम मुआज भाई। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड माशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा अब्दुल वासी भाई, एफएटीएफ के लिहाज से कि एफएटीएफ है क्या और इसके मेजर ठीक मेंबर। ठीक, एक सेकंड, सॉरी, आपको होल्ड करना पड़ेगा। प्लीज क्वेश्चन रिपीट करें। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि ये जो एफएटीएफ है ये है क्या, इसके मेजर मेंबर्स कौन कौन से कंट्रीज हैं, और तीसरा ये कि वर्क किस तरह करती है ये? अच्छा जी, पहली बात तो ये बहुत शुक्रिया मुआज भाई दोबारा बुलाने का। और ये है कि इस तरह की जो है ना इंटरव्यूज से मुझे लगता है कि काफ़ी जो है ना आवाम को फ़ायदा होगा, बिकॉज ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि जिसके अंदर चूंकि इतनी टेक्निकल बातें होती हैं, इतनी टेक्निकल जो है ना आइडियाज़ को शेयर करना होता है, तो वो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लोगों को समझने के लिए। तो हम आई थिंक इससे अगर कोशिश ये करें कि अगर आम सादा जुबान में लोगों को ये बुनियादी बातें और ज़रूरी बातें समझ आते हैं तो लोगों के लिए फ़ायदा होगा। एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एफएटीएफ, जो पहली बात तो ये है कि एफएटीएफ से समझने से पहले थोड़ा सा आपको ये पता चलना चाहिए कि ये जो है ना इदारा जो है ये इसका बुनियादी मकसद क्या है। एफएटीएफ बुनियादी तौर पर स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एंड इसका जो मकसद है ना, एज पर जो अगर आप इनकी इवन साइट के अंदर जाए, जो इनकी ऑफिशियल साइट है उधर भी देखें, तो फाइनेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग और जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं जो बुनियादी तौर पे टेररिज्म और इन जो दहशतगर्द इदारे हैं इनको और ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको रोकने के लिए, इनको वो फंडिंग जो प्रोवाइड हो रही है उस फंडिंग को रोकने के लिए ये काम करती है। और ये एक ग्लोबल वॉच डॉग के तौर पे काम करता है, यानी कि इसका जो है ना कोई खास खत्ते तक महदूद नहीं है, कोई खास ममालिक तक महदूद नहीं है। ये तमाम जो है दुनिया के उनको देख रहा है, और जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो दुनिया तक फैली हुई हैं वहां तक जो है ये इनको हर जगह ये मौजूद हैं। और ये जो है ना इलीगल जो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग है तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा ये समझाना चाहूंगा कि मनी लॉन्ड्रिंग एसेंशियली कॉन्सेप्ट क्या है। आपको पता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस आजकल हो रहे हैं बैंक्स के थ्रू होते हैं, बड़े तरीके होते हैं जिससे पैसे जो है ना लेन देन होता है पैसों का। तो मनी लॉन्ड्रिंग बुनियादी तौर पे जब भी आप करते हैं तो उससे ये होता है कि जब आप किसी ऑफिशियल रास्ते से करते हैं, जिस ऑफिशियल वो रास्ते होते हैं कि जिस पे गवर्नमेंट का चेक होता है, और उस चेक से ये दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि हुकूमत को पता होता है कि व्यू में होता है कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, और इसका सोर्स क्या है। क्या ये लीगल तरीके से आ रहे हैं, क्या ये इलीगल तरीके से आ रहे हैं, क्या इनके इलीगल तरीके के अंदर जो है क्या वो क्या नाम है, कोई गलत ड्रग डीलिंग हो गई, कोई मतलब जो है ना रैंसम के पैसे हो गए, तावान के पैसे हो गए, मुख्तलिफ जो है तरीके जो इलीगल हुकूमत ने, उस मौजूदा हुकूमत ने इलीगल डिक्लेयर किए हुए हैं। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ भी होती है कि ज़्यादातर लोग जो है मनी लॉन्ड्रिंग इसलिए करते हैं ताकि जो टैक्सेशन लगता है पैसों पे जो चेक होता है उसको अवॉइड करने के लिए। अब जाहिर राइट। बात है, एक आदमी अगर एक अमीर आदमी है, एक करोड़पति है, अरबपति है, तो उस लिहाज से भी उसको उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जितने पैसे वो ट्रांसफर कर रहा है। तो ये एक रोकने के लिए जो है ना ये मनी लॉन्ड्रिंग एक आम जो है एक एक्टिविटी बन चुकी है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, हुकूमत की वो भी नजर होती है कि जब एक ऑफिशियल चैनल से मनी ट्रांसफर हो रही है। और दूसरा ये भी होता है कि ये पैसे दिए किसको जा रहे हैं। बल्कि जिसके साथ साथ ये होता है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं पैसे किसको दे रहा हूँ तो फिर ना सिर्फ ये कि मैं मेरे पैसे कहाँ से आ रहे हैं बल्कि वो जा किसको रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे एक खास एक इदारा है जो कि उस मुल्क के या ग्लोबल जो है अक़वाम मुत्तहिदा जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होने हैं, उन्होंने उनको कलअदम तंजीम करार दिया है। तो फिर उस लिहाज से जो है उन तक पैसे अगर पहुंच रहे हैं तो वो अगर आपके तरीके से पहुंच रहे हैं तो इलीगल कंसिडर किए जाएंगे, और ये कि गलत जो है एक्टिविटीज को जो है ना आप प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो हो गया एक बेसिक आइडिया कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। और एफएटीएफ इन जैसी को उनका बुनियादी फोकस होता है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस तक पैसे जो है पहुंचने को रोका जा सके। और बुनियादी जिस दूसरा पार्ट आपने सवाल किया कि ये जो है कैसे काम करती है, तो इसका बुनियादी तौर पे जो है ना 37 मेंबर्स हैं
और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और इसका बुनियादी फोकस इकोनॉमिक साइड पे है कि ये जो है जितनी भी मनी आ रही है, जितनी फाइनेंशियल पॉलिसी है जिसके अंदर हुकूमत तक की पॉलिसीज चेक की जाती हैं कि क्या आपने वो पॉलिसीज इन प्लेस रखी हैं जिसके अंदर आप ये पैसे मॉनिटर कर सकें कि मनी कहाँ से आ रहा है और कहाँ से जा रहा है। एक तो हुकूमत को भी देखना कि उनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज देखना, और उसके साथ साथ जो हुकूमतें इन तक जो है ना जो फॉलो नहीं करती इनकी प्रैक्टिसेस को, उन पर फिर डिजायर्ड सैंक्शंस लगाना, उन पर पाबंदियां लगाना, इकोनॉमिक मौशी सैंक्शंस लगाना, जिसकी वजह से उनको फिर हर्डल्स होते हैं, उनको फिर नुकसानात होते हैं जब ट्रेड के लिए वो करते हैं। जब एक हुकूमत एक यानी एक ट्रेड पॉलिसी बनाती है, उसने ट्रेड करनी चाहती है, जब आगे उसको पाबंदियां लग जाती हैं तो वो फिर उनके लिए मुश्किल होता है। तो ये वो इस तरह के टूल्स इस्तेमाल करते हैं, और इन टूल्स के लिए फिर बाकायदा उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है कि जो बहुत ज्यादा डायरेक्टली और ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं और एफएटीएफ के जो है उनकी रेगुलेशंस में जो उन्होंने लिखे हैं वो नहीं पूरा उतर रहे, तो फिर उनके लिए फिर एक खास लिस्ट होती है जिसके अंदर उनको मुकम्मल तौर पे किया जाता है, और फिर एक होती है जिनके अंदर उनको बहुत खास महदूद हद तक उन पे सैंक्शंस लगाई जाती हैं, और इस तरह जो है ये एक प्रोसेस जो है ये चलता है। एग्जैक्टली बहुत अच्छे से आपने डिस्कस किया। तो अब आते हैं हम पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान आपको पता है कि एक अच्छे खासे अरसे से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। हमने तकरीबन जो उनके 27 पॉइंट्स हैं उसमें से 26 पर अमल भी कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अभी तक उनकी ग्रे लिस्ट में है। आपके ख्याल में अब पाकिस्तान को कौन कौन से ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ सकता है एफएटीएफ की? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अच्छा, पहले तो पाकिस्तान का केस थोड़ा सा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड है, दो तरीकों से कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो ये है कि पाकिस्तान जो है ना उसकी पहले तो अगर आप रीजनल और नेशनल लेवल पे आए तो उस लिहाज से जब हम कहते हैं ना कि इन तक मनी लॉन्ड्रिंग रोकी जाए और जो है ना ताकि जो वॉच डॉग हो और इन पे जो रेगुलेशन की जाए, तो सबसे पहला जो इशू जो दिमाग में आता है वही पाकिस्तान का सबसे बुनियादी इशू है। इससे बाहर भी निकल के तमाम और जो है ना हमारे जो इदारे काम कर रहे हैं वो ये है कि गवर्नेंस का इशू है। क्योंकि गवर्नेंस कमजोर है और गवर्नेंस उस हद तक नहीं है, तो सबसे पहला इशू ये आता है कि मॉनिटर करना जो है ना वो फिर मुश्किल हो जाता है कि कैसे मॉनिटर किया जाए इन लोगों को और कैसे इनको देखा जाए और कैसे जो है ना ये किया जाए। उसके बावजूद जो है पाकिस्तान ने बहुत अच्छा जो है ना एफर्ट किया, और एफर्ट के लिहाज से 26 आउट ऑफ 27 जिस तरह आपने बताया पॉइंट्स पूरे कर लिए हैं। लेकिन ये है कि जो इदारे इस तरह के होते हैं ना और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनकी बहुत स्ट्रिक्ट लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मतलब अगर आप सिर्फ एक आदमी अगर ये कि जिस तरह होता है कि हमारे यहाँ किया कि चलो यार इतना पास पहुंच गए तो अभी आप भी थोड़ी सी राइश कर दें हमारे लिए, तो वो इस तरह नहीं होता है। उनकी एक बस एक खास एक लिस्ट होती है जिसके अंदर एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ वो एक्ट कर रहे होते हैं। और जैसे आपने बताया कि 26 और 27 तो हो गई हैं, लेकिन ये है कि उसके बावजूद भी जो है कुछ जो है वो चीज़ें हैं जो रह जाती हैं, और इसके साथ साथ इनको पूरा करना आसान नहीं है। इसके लिए जो है ना एक कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट चाहिए होती है कि जिसके अंदर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस हो। अभी आप देख लें पाकिस्तान के बुनियादी इस कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या इशू हैं। पहली बात तो ये है कि आपके जो आपके रिकग्निशन नेशनल डेटाबेस है जिसके अंदर आप मॉनिटर करते हैं एक एक को, जो सबसे बुनियादी रिक्वायरमेंट होती है उसके अंदर काफी हालांकि काफी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, लेकिन अभी तक भी आपका एक बहुत खास एक है एक बड़ी मेजर क्वांटिटी ऑफ पीपल हैं जो अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं है, यानी कि बिल्कुल जो है ना हुकूमत के डेटाबेस के अंदर वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो एक आदमी जिसका कोई नेशनल शनाख्ती कार्ड नहीं है और वो फिर जो है इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है, तो वो हुकूमत के रेडार में सिरे से आ ही नहीं रहा। और ये फिर अगेन उन इदारों की जिम्मेदारी होती है कि वो इदारे इफेक्टिवली करें, और उसके लिए फिर आपको करप्शन खत्म करना एंड सब कुछ जो है ना कॉम्प्रिहेंसिव उनके लिए फिर बजट एंड टैक्स उनको इतनी एम्पावर करना कि वो जो है ना फिर रोकथाम इनकी मुकम्मल कर सकें। दूसरा ये है कि आपकी एक ट्रेडिशनल वो रही है कि आपकी पोरस बॉर्डर्स हैं। आपका अफगानिस्तान के स्पेसिफिक देख लें तो वो बॉर्डर्स इतना बड़ा है, और अभी खास हालांकि इतनी फेंसिंग हो भी चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी इनलेट आती होती है कि लोग ऐसे आ ही रहे है। हैं लोग जा रहे हैं। और उस तरह उस पे चेक रखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी तक उतने वसाइल नहीं है कि हम इन हर बंदे पे चेक रख सकें कि बंदा कौन आ रहा है किधर जा रहा है। और उसके साथ साथ हमारा जो गन कल्चर है जो कि ज्यादातर जो परवान चढ़ा पोस्ट 79 पोस्ट अफगानिस्तान वॉर
तो आप देख लें हमारे ट्राइबल एरियाज के अंदर और इन सारे एरियाज के अंदर भी जो है ना ये गन कल्चर है, जिसकी वजह से फिर ये जो है ना कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से जा रहे हैं, और इलीगल स्मगलिंग जो है ये एक बड़ा एस्टेब्लिश बिजनेस है पिछले 10 20 30 साल से, और ये इतने आराम से रूट आउट नहीं होने वाला, क्योंकि वो एक बहुत ही एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। कोई ऐसा सच जो है ना कि दो आदमी कोई ऐसे गलत आगे पीछे नहीं कर रहे, बहुत ही, और वो बहुत पहले से जो है ना एक बना हुआ सिस्टम है। तो उसकी रोकथाम के लिए पाकिस्तान को एफर्ट्स करनी चाहिए मेरे लिहाज से, और ना सिर्फ ये बल्कि उसके साथ साथ इंटरनेशनली भी अपने रीजनल टाइज और इंटरनेशनल टाइज इंपॉर्टेंट मुल्कों के साथ रखने चाहिए, जिसके अंदर जो है जो इंटरनेशनल सीन के अंदर एक खास जो है ना किरदार अदा करते हैं, जिसके अंदर चीन हो गया, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया हो गया, तुर्की हो गया। ये आपको उन इदारों में आपकी हेल्प और सपोर्ट कर सकते हैं अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करके पाकिस्तान को इससे निकालने के लिए। बहुत अच्छे से आपने बताया। तो तीसरा क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक कमेंट भी बताना चाहूँगा। मैं डिप्लोमेट थे, एक्स डिप्लोमेट रहे हैं वो, उनके साथ मेरी मीटिंग थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो FATF है ये पाकिस्तान को अगले सालों के लिए ग्रे लिस्ट में रखेगा, ताकि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उस पर प्रेशर बना रहे। तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान ने इतने निकात पर अमल भी कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे लगता है कि FATF जो इंडियन इन्फ्लुएंस के ज़ेरे साया है और जो फॉरेन पावर्स है उनके टूल के तौर पे काम कर रहा है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए ये जो है ना, पहले हम इसको थोड़ा सा अनपैक करते हैं। इस तरह के जितने भी इदारे हैं ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, दो चीज़ें होती हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो आजकल बनती हैं उनके अंदर आपको बुनियादी चीज़ें जो देखनी पड़ती हैं, उनमें से सबसे बड़ी एक ये है कि एक इदारा जो है कभी भी इस तरह हवा से नहीं बनता, बल्कि इस तरह वजूद में नहीं आता। उसके लिए बहुत ख़ास जो है ना फंडिंग चाहिए होती है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, लोग चाहिए होते हैं, टाइम चाहिए होता है, इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होती हैं। तो जब इस तरह के इदारे वगैरह जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा हो गया, FATF हो गया, जितनी भी ये हो गए, तो इसके अंदर हर एक मुल्क ने अपना एक खास इन्वेस्टमेंट की है, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की है, और ये इदारा जो है ना इस तरह वजूद में आया है। इसके साथ साथ आप जिस तरह देखेंगे कि जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके जो की मेंबर्स हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो उनकी डिसीजन मेकिंग बॉडीज के अंदर जो फाइनल फैसला देते हैं, या तो वो सारे यूरोपियन ममालिक हैं ऐसे ही या है। उनमें से मेजॉरिटी यूरोपियन ममालिक हैं। तो आप इससे ये पहले अंदाजा लगा सकते हैं कि बल्क जो है वो वहाँ की यूरोपियन बॉडीज हैं जो डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल कर रही है। और उनका चूंकि सबसे ज्यादा जो है ना वो है, क्या नाम है, इनका सबसे ज्यादा जो है इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है और मैन पावर की भी इन्वेस्टमेंट है, तो जाहिर बात है कि वो ज्यादा इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करते हैं। वो उनका अपना ज्यादा रोल है क्योंकि उन्होंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। तो जब इस तरह की चीजें, इस तरह के इदारे होते हैं, और आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में ये भी बहुत बखूबी पता है कि हमारे पास वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट भी जो हैं, वो उनका ये है कि जो नेशन स्टेट्स हैं वो अपना इंटरेस्ट भी प्रस्यू करती है, और अपना प्रस्यू इंटरेस्ट करने के साथ साथ उसके बड़े ही तरीके हैं। और 21वीं सदी के अंदर तो ये जो तरीके हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं, बड़े मुख्तलिफ रास्ते खुल चुके हैं, और जो है ना एक बहुत वसी इस पे जो है ना लिटरेचर मौजूद है जो बताता है कि स्टेट्स अपने इंटरेस्ट प्रस्यू कैसे करती है विद ऐसे ही रिस्पेक्ट टू 21st सेंचुरी। उसके अंदर एक मैं यही है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इस्तेमाल किया जाए डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, ताकि वो जो है उनकी हुकूमतें जो है ऐसी पॉलिसीज बनाने पर मजबूर हों जो कि उनके मुल्क से ज्यादा वेस्टर्न इंटरेस्ट को ज्यादा सपोर्ट करें। एग्जैक्टली। इस लिहाज से क्योंकि ज्यादा बात इस सारा का जो है दारोमदार है मईशत पे, क्योंकि ये सारी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इसके अंदर कोई फौज ऐसा इन्वॉल्व नहीं है। तो चूंकि अगर आप एक मुल्क की इकोनॉमिक सैंक्शन उसके जो है ना उसका ट्रेड करने का, उसका सब एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर आप रोक देते हैं, उसको बहुत ही सख्त कर्टेल कर देते हैं, तो बुनियादी तौर पे ना आप एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर हैं कि आप उसकी इन्फ्लुएंस कर सकें उसकी पॉलिसीज को, क्योंकि वो मुल्क फिर बाद में मजबूर हो जाता है, और वो ऐसे ही है। मजबूरी उन मुल्कों के लिए ज्यादा है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और डिपेंडेंट हैं अपॉन दीज वेस्टर्न स्टेट्स फंड्स के लिए और जो है ना इंटरनेशनल सपोर्ट के लिए। तो इस लिहाज से बात एक बहुत ठीक बनती है कि FATF जो है बिल्कुल ये चूंकि वेस्टर्न ज्यादातर उनकी यूरोपियन ममालिक हैं, देयरफॉर उनके भी इंटरेस्ट इसके अंदर हैं। इसके अंदर इसके साथ साथ चूंकि ये एक अंडरस्टूड बात है, और जितना जल्दी हम इस बात को कबूल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ना वो इसी तरह है, इसका एक खास कंपोनेंट है जो इस तरह फंक्शन करता है, तो हम जो है ना सोल्यूशन की तरफ ज्यादा
जल्दी जाएंगे, या ये नहीं कि जो है हम बैठ के बस जो है ना हम बिल्कुल ये उदास फिरते रहेंगे जी, ऐसे ही है। बस देखो जी हमारे साथ जुल्म हो गया और ये हो गया। ये हर मुल्कों को ही फेस करना पड़ता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रैग्मेटिक पॉलिसीज बनाएं। उन प्रैग्मेटिक पॉलिसीज के अंदर मतलब अक्लमंदाना ग्राउंड रियलिटी बेस्ड पॉलिसीज बनाएं, और उसके अंदर सबसे बड़ा पार्ट ये है कि जहां हम अपनी लीगल क्राइटेरिया उनका पूरा करेंगे, और उसके साथ साथ इन मुल्कों के साथ, जैसा मैंने पहले बताया, सऊदी अरेबिया हो गए, चाइना हो गया, ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स है जिनके साथ अभी आपके रिलेशंस जो हैं वो इन लाइन है, और आप जो है इनके साथ इंटरेस्ट अगर आप मजीद जो है इनको एक्सपेंड करते हैं, तो ये फिर बाद में आपके लिए इन इदारों में चूंकि वो अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करते हैं, तो वो फिर आपकी मदद कर सकते हैं अलॉन्ग विद कि आपने अपना लीगल क्राइटेरिया पूरा किया हुआ है, और इससे जो है ना आप इससे निजात पा सकते हैं। थैंक यू जी, बहुत अच्छे से आपने बताया और मज़ा आया आपकी बात सुनने का, खासकर ये वाला पार्ट जो था, जितना आपने इसको कम्प्रीहेंसिवली डिस्कस किया। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आज की नशिस्त का इस पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू जनाब, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।